Hello friends, welcome back to my channel. My name is Sania Khatun and you guys are watching part 2 of Aunt Jennifer's Tiger, which is a poem of class 12th English book Flamingo. इस पोएम की जो पोइट हैं वो हैं एड्रिन रिच. दिस इज़ द पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में हमने कवर किया था वर्ड मीनिंग ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर. Now in part 2 we are going to discuss the summary of Aunt Jennifer's Tiger. Before moving to the summary, let us revise word meaning of Aunt Jennifer's Tiger. मैं just revise करवाऊँगी आपको, but आपको कमेंट करके बताना है कि आपको 15 word meaning में से कितने word meanings जो हैं वो आपको याद थे. Be true with yourself because अगर आप अभी से खुद को एनालाइज करेंगे एंड खुद को सिखाएंगे तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रांस का मतलब था उछल कूद. टोपास का मतलब था प्रीशियस स्टोन. डेनिजेंस का मतलब था निवासी. बीनीथ का मतलब था नीचे. पेस का मतलब था अ सिंगल स्टेप दैट इज़ टेकन बाय टाइगर इन अ स्लोली मैनर. स्लीक का मतलब था ग्रेसफुल. शिवलरिक का मतलब था शूरवीर या ब्रेव कह सकते हैं आप. फ्लटरिंग का मतलब था फ्लैप करना, फड़फड़ाना. आइवरी का मतलब था हाथी के दांत की सुई. हार्ड का मतलब था सॉलिड. वेडिंग बैंड का मतलब था शादी की रिंग. सिट्स हैविली का मतलब था कोलैप्स कर जाना. टेरिफाइड का मतलब था डर जाना. ऑर्डल्स का मतलब था टेस्ट या आजमाइश. मास्टर्ड बाय का मतलब था महारत हासिल करना. सो दोस्तों जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन 15 में से आपके कितने वर्ड मीनिंग सही गए. नाउ मूविंग अहेड टू द समरी ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर. बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज़ याद दिला दूँ कि आपका सारा ध्यान इस पोम की तरफ होना चाहिए. मैं क्या समझा रही हूँ वो आपको सुनाई देना चाहिए. आप एब्सेंट माइंडेड नहीं होने चाहिए, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In this poem, the poet describes a lady whom she addressed as Aunt Jennifer. इस poem में जो poet हैं एड्रिन रिच, उन्होंने एक लेडी के बारे में डिस्क्राइब किया है जिनका नाम वो बता रही हैं आंट जेनिफर. जेनिफर इज़ हर आंट. जेनिफर कौन है? उनकी आंट हैं. The poet also says that she is doing embroidery on a piece of cloth that could be a wall hanging or a table cloth. अब जो पोइट हैं वो क्या कह रही हैं कि जो आंट जेनिफर है, यहाँ शी रेफर्स टू आंट जेनिफर. आंट जेनिफर इज़ डूइंग एम्ब्रॉयडरी. अंडरलाइन दिस. आंट जेनिफर क्या कर रही हैं? एम्ब्रॉयडरी. किस पे? अ पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े के एक टुकड़े पे. अब वो कपड़ा कैसा होगा? या तो फिर एक वॉल हैंगिंग हो सकता है या तो एक टेबल क्लॉथ हो सकता है. पोइट इज़ नॉट श्योर कि वो जो एम्ब्रॉयड्रीड कपड़ा है वो किस लिए यूज़ होगा, वॉल हैंगिंग के लिए या टेबल क्लॉथ के लिए, बट होगा तो दोनों में से किसी एक के लिए ही यूज़. मोर ओवर शी हैज़ मेड इट विद ब्यूटिफुल टाइगर्स. अब आगे पोइट जो है वो क्या बता रही है कि आंट जेनिफर ने उस एम्ब्रॉयड्री में क्या क्या बनाया है. दिस वन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी में ब्यूटीफुल टाइगर्स बनाए हैं दैट आर रनिंग फियर्सली इन द ग्रीन फॉरेस्ट. फियर्सली का क्या मतलब होता है? निडर, ब्रेवली. वो एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए नज़र आ रहे हैं इन द ग्रीन फॉरेस्ट, हरे हरे जंगलों में. आंट जेनिफर ने जो एम्ब्रॉयडरी बनाई है उसमें बैकग्राउंड में क्या है? ग्रीन फॉरेस्ट है एंड उन फॉरेस्ट से निकलते हुए टाइगर्स नज़र आ रहे हैं जो बिना डरे एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए नज़र आ रहे हैं. फर्दर शी डिस्क्राइब्स देयर ब्यूटी इन कंपैरिजन टू अ टोपाज. आगे वो क्या करती हैं? जो टाइगर्स की ब्यूटी है उनका कंपैरिजन किसके साथ करती हैं? टोपाज के साथ. मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, दोबारा शो कर देती हूँ, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी. टोपाज क्या होता है? एक येलो स्टोन होता है जो बहुत ज़्यादा शाइनी एंड प्रीशियस होता है. As in the green background of the forest
जो फॉरेस्ट का ग्रीन बैकग्राउंड है जैसा नज़र आता है, दे अपीयर ब्राइट येलो। जो टाइगर्स हैं वो उनका रंग जो है वो और भी ज़्यादा निखर कर आता है, तो जो उनका येलोइश रंग है वो और ज़्यादा ब्राइट अपीयर हो रहा है। कंपनी ऑफ मैन डजेंट अफेक्ट दैम। जो लोगों की काफ़ी सारे ग्रुप हैं वहाँ पर आसपास रह रहे हैं, उनसे टाइगर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो फियरलेस हैं। एट दिस पॉइंट वी कैन सेंस द कंट्रास्ट ऑफ बिहेवियर बिटवीन द आंट एंड द टाइगर। अब इस पॉइंट पे हम क्या समझ सकते हैं कि जो आंट जेनिफर का बिहेवियर है एंड उनके द्वारा एम्ब्रॉयडर्ड किए गए टाइगर्स, उनका बिहेवियर है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं एक दूसरे से। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है अंतर होना। कॉन्ट्रास्ट ऑफ बिहेवियर मतलब दोनों के बिहेवियर में क्या फ़र्क है। आगे पढ़ते हैं। ऑल्दो टाइगर मेड बाय हर इज़ फियर्स। ऑल्दो मतलब जबकि उन्होंने जो टाइगर बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और निडर हैं। शी इज़ अफ्रेड ऑफ अ हस्बैंड। लेकिन जो आंट जेनिफर हैं वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा डरती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट के अनुसार द टाइगर आर प्राउड एंड फियरलेस सिटीजन ऑफ द फॉरेस्ट। जो टाइगर हैं वो बहुत ज़्यादा गर्वीले हैं, खुद पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड है उनके एग्जिस्टेंस पे कि वो टाइगर हैं। एंड दे आर फियरलेस सिटीजन ऑफ द फॉरेस्ट। वो जहाँ रहते हैं फॉरेस्ट में उन्हें गर्व है और वो बिना डरे अपने घर में रहते हैं। उन्हें किसी बात का खौफ नहीं है कि कोई इंसान उनके अगल बगल से गुजर रहा है, वो नहीं डरते। दिस क्रिएचर आर वेरी एलिगेंट एंड शाइनी। जो टाइगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट हैं और शाइनी हैं। उनकी जो हरकतें हैं, लाइक वो जब स्टेप लेते हैं टुवर्ड्स देयर प्रे, दे मूव सो एलिगेंटली एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल मैनर में वो शिकार भी करते हैं। द पोइट डिफाइंस आंट जेनिफर्स फियर ऑफ हर हस्बैंड। जो पोइट है वो डिफाइन कर रही है इस पोम के थ्रू आंट जेनिफर के फियर के बारे में। कैसा फियर है उनके हस्बैंड का। आंट जेनिफर वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो पोएम है ये लिखी गई है आंट जेनिफर्स के द्वारा और ये टाइम था 1950s के अराउंड। तो उस समय आप समझ सकते हैं कि मेल डोमिनेंस सोसाइटी कितनी ज़्यादा थी, ना सिर्फ इंडिया में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी। मेल्स के जो राइट्स हैं और जो उनकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुकी थी। तो इसी के बारे में ये पोम है। While doing embroidery, she says that her fingers shake with fear of her husband. अब जो पोइट है वो बता रही हैं कि आंट जेनिफर्स के फिंगर जो हैं वो शेक कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्हें उनके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा डर है कि उनके हस्बैंड कहीं आकर उन्हें एम्ब्रॉयडरी करते हुए देख न लें। As her husband does not approve her hobby of embroidery. उन्हें डर किस बात का लग रहा है? क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो उन्हें अप्रूव नहीं करते, इजाज़त नहीं देते कि वो एम्ब्रॉयडरी कर सकें या अपनी पसंद के कोई भी काम कर सकें। Hence, she quivers while she is embroidering the piece of cloth. And इसीलिए उनके हाथ कांप रहे हैं जब भी वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उस piece of cloth पे। Also, it becomes difficult for her to pull the needle up and down. और इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है कि वो नीडल को, एवरी नीडल को अप एंड डाउन करें या एम्ब्रॉयडरी करें। After that, the poet defines her wedding ring, which her husband gave her on their wedding day. इसके बाद जो पोइट हैं वो क्या डिफ़ाइन कर रही हैं? वेडिंग रिंग के बारे में डिफ़ाइन कर रही हैं जो उनके हस्बैंड ने उन्हें वेडिंग डे पे दी थी। इन एडिशन शी सीज एज अ काइंड ऑफ बर्डन टू वियर दिस वेडिंग रिंग। इसके साथ साथ उन्हें क्या दिख रहा है कि जो आंट जेनिफर हैं उनके लिए अब ये जो वेडिंग रिंग है वो बर्डन की तरह लगने लगी है, उन्हें अब इसको पहनना पसंद नहीं।
She feels this because her husband tortures her so much that she sees the wedding ring as a burden instead of a beautiful gift by her husband. क्योंकि आंट जेनिफर के हस्बैंड जो हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, इसलिए वो जो वेडिंग रिंग है, आंट जेनिफर उस वेडिंग रिंग को एज अ बर्डन देखती हैं, ना कि एक गिफ्ट जो उनके हस्बैंड ने उन्हें दिया था. Due to many difficulties she has faced in her life, she described the little wedding ring as a heavy band on her trembling fingers. क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज देखी हैं, तो इसीलिए वो जो वेडिंग रिंग है उसको एक हैवी बैंड बताती हैं कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा है जो मेरी नाजुक और कमज़ोर उंगलियां नहीं सह सकती. It also means that the ring is linked with some bad experience in form of torture that she has faced. ये और क्या दर्शाता है कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में टॉर्चर सहे हैं, बैड एक्सपीरियंस देखे हैं, वो उसके रिंग के थ्रू एक्सप्रेस हो रहे हैं. In the last part, the poet says that though Ant's design of tiger can easily sense her desire for freedom and fearlessness. लास्ट जो पार्ट है पोम का, लास्ट स्टैंजा जो है पोम का, उसमें क्या बताया गया है कि आंट जेनिफर बेशक वो लाइफ नहीं जी पाई जो वो चाहती थी, एक फियरलेसनेस चाहती थी, वो अपनी लाइफ में खुल के जीना चाहती थी, अपनी सारी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहती थी, वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं ताकि वो अपना शौक़ पूरा कर सकें. However, the poet says that it is not possible for her to achieve this freedom during their lifetime. पोएट अब क्या कह रही हैं कि आंट जेनिफर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में, लाइफ टाइम में इस फ्रीडम को अचीव कर पाएँ, बट ओनली आफ्टर हर दैट शी विल अटेन फ्रीडम. पोइट क्या कह रही हैं कि जो आंट जेनिफर हैं उन्हें जीते जी तो ये फ्रीडम नहीं हासिल हो सकती, लेकिन शायद मरने के बाद उन्हें ये हासिल हो जाए. बट इवन देन शी विल बी टाइड विद चेन्स इन द फॉर्म ऑफ हर हस्बैंड्स वेडिंग रिंग. बट मरने के बाद भी वो इस रिश्ते से हमेशा बंधी रहेंगी और उनका जो हस्बैंड का वेडिंग रिंग था वो तब भी मरने के बाद भी उन्हीं के साथ रहेगा और उनका नाम हमेशा जुड़ा रहेगा. द रिंग इज़ ओनली प्रूफ ऑफ द पेन्स दैट शी हैज़ फेस्ड फ्रॉम हर हस्बैंड. जो रिंग है वो और कोई सिम्बलाइजेस नहीं करता, वो सिर्फ एक ही चीज़ सिम्बलाइज करता है कि उन्होंने कितना पेन सहा है जो उनके हस्बैंड ने उन्हें दिया है. On the contrary, the tigers made by Aunt Jennifer will always portray her desire of living a fearless life by jumping boldly and proudly on a piece of cloth. Although जो आंट जेनिफर हैं वो अपनी लाइफ फियरलेस तरीके से नहीं जी पाई, खुल के नहीं जी पाई, अपनी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरा नहीं कर पाई, बट स्टिल जो उन्होंने जो टाइगर पोर्ट्रे किए हैं वो बहुत ज़्यादा फियरलेस हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है. वो ऐसा लगता है कि क्लोथ से, पीस ऑफ क्लोथ से बोल्डली, फियरलेसली बाहर जंप कर रहे हैं. द पोएट वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट द लाइफ. लास्ट में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी पोम जो है उसका एक कंक्लूजन है. द पोएट वॉन्ट टू रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ अ वुमन who has to live under a constant fear of her husband. लास्ट में पॉइंट क्या बता रही हैं कि इस पोएम के थ्रू उन्होंने बताना चाहा है कि एक वुमेन की लाइफ कैसी होती है जब वो कांस्टेंट फियर में जीती हैं अपने हस्बैंड के. ऑल्सो शी विल ओनली गेट फ्रीडम व्हेन शी विल डाई. उन्हें तभी फ्रीडम मिल पाएगी जब वो मर जाएंगी. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही. आज हमने क्या क्या पढ़ा, वर्ड मीनिंग को सबसे पहले रिवाइज किया, उसके बाद हमने समरी पढ़ी इस पोम की. पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इस पोम को जो 3 स्टैंजाज में है, इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे. आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया लग चुका होगा इस पोम के बारे में एंड आप बहुत ईजिली अब इस पोम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे.
So thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.